Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के साथ कुछ व्याकरण साझा करना चाहती हूँ। तो देखिए, आज का विषय है वाक्य विचार। अब ये वाक्य विचार क्या है, तो सबसे पहले वाक्य क्या है। हम इससे पहले शब्दों के बारे में पढ़े हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वाक्य को लेकर हम विचार करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, वाक्य किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल, मैं आपको एक उदाहरण के तौर में, देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेंटेंस लिखा है या वाक्य लिखा है, सिपाही पकड़ा ने चोर। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे शब्द हैं, शब्दों के मेल को तो शब्दों के समूह को ही तो हम वाक्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे, लेकिन उसमें भी कोई भाव या विचार प्रकट होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा है, इससे क्या विचार या भाव प्रकट हो रहा है। देखिए, सिपाही पकड़ा ने चोर। अब बताइए, इससे क्या आपके भाव या विचार प्रकट हो रहे, कुछ हो रहा है, भाव या विचार प्रकट हो रहे हैं कि सिपाही पकड़ा ने चोर। पर यदि मैं लिखती हूं सिपाही ने चोर को पकड़ा, अब आप बताइए यहां पे आपको क्या समझ में आता है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो देखिए यहां पे सिपाही क्या है, कर्ता, चोर हो गया कर्म, और पकड़ा क्या हो गया, क्रिया। तो देखिए यहाँ पे इस वाक्य से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे जो शब्द हैं देखिए उसका बिल्कुल सम्मिलित रूप, सिपाही ने चोर को पकड़ा, अर्थात यहाँ पे पता चल रहा कि सिपाही जो है वो चोर को पकड़ा। तो इसी को ही हम कहते हैं वाक्य। देखिए, वाक्य भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह, पद मतलब होता है शब्द, तो ये सब क्या है, ये सभी क्या है, सिपाही पकड़ा, चोर को, ये सभी क्या है, एक एक शब्द है, लेकिन उसको एक व्यवस्थित रूप में लिखना होता है, तभी तो वो वाक्य होता है। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये एक व्यवस्थित शब्दों का समूह है, इसीलिए ये हो गया वाक्य। तो पद मतलब होता है शब्द। अच्छा, अब देखिए आप लोग को तो वाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम उसके अंग, वाक्य के अंगों में आते हैं। तो देखिए, वाक्य के अंग क्या क्या अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब ये उद्देश्य क्या है, वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा हो वो हो गया उद्देश्य। तो देखिए, मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिखा है, सीमा रामलीला देखने गई है। सीमा रामलीला देखने गई है। कौन गई है रामलीला देखने, सीमा, अर्थात यहाँ पे कर्ता कौन है, सीमा, अर्थात ये हो गया उद्देश्य। तो सीमा रामलीला देखने गई है, ये हो गया उद्देश्य। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है, अर्थात जो कर्ता है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब दूसरा आते हैं विधेय। अब ये विधेय क्या है, तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य कौन है, घोड़ा, तो ये क्या है, उद्देश्य है। और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ये क्या है,
उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा उद्देश्य है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दौड़ रहा है, अर्थात ये दौड़ रहा है क्या हो गया, विधेय। तो आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। ये बहुत आसानी होगा आपको समझने में कि जिसके बारे में कहा जाए अर्थात जो कर्ता हो उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय हो गया उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे उद्देश्य कौन है, घोड़ा, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दौड़ रहा है, अर्थात वो हो गया आपका विधेय। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए हमने वाक्य के बारे में जान लिया, उसके अंग के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे वाक्य के भेद के बारे में। तो देखिए वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। ये जो वाक्य है उसके भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर यहाँ पे इसके 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। क्या क्या, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इस प्रकार से 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इनके बारे में। पहला जो है विधानवाचक। अब ये विधानवाचक वाक्य क्या है, तो देखिए विधानवाचक अर्थात वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे हम यहाँ पे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो देखिए इस उदाहरण से आप क्या समझ रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो मैदान क्या दर्शा रहा है, स्थान, और खेल क्या है, क्रिया। तो देखिए यहाँ पे विधान, एक विधान दिखाया जा रहा है कि किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है और स्थान क्या है, मैदान। तो ये आपका हो गया विधानवाचक वाक्य। उसके बाद हम दूसरे में आते हैं, ये हो गया विधानवाचक निषेधवाचक। निषेधवाचक, निषेध से ही पता चल रहा है किसी कार्य के ना होने का पता चल रहा हो। तो वाक्य में कार्य के ना होने का बोध हो, वहां पे हो जाता है आपका निषेधवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए मैंने रात का खाना नहीं खाया, तो ये कार्य के नहीं होने का प्रतीक है। मतलब यहाँ से इस वाक्य से पता चल रहा है कि वो कार्य नहीं हो रहा है। तो मैंने रात को खाना नहीं खाया, तो ये क्या हो गया, नहीं, अर्थात ये हो गया निषेधवाचक। अब हम तीसरा जो वाक्य है वो है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक से पता चल रहा है कि यहाँ पे आदेश, आज्ञा या अनुमति के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो वाक्य से आदेश, आज्ञा या अनुमति आदि का बोध हो तो वो आपका कहलाता है आज्ञावाचक। अब देखिए उदाहरण के तौर पर अपना अपना काम करो। तो देखिए यहाँ पे आज्ञा के तौर पर मैंने ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है अपना अपना काम करो, तो ये आपका हो गया आज्ञावाचक। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं प्रश्नवाचक, जो बहुत ही सहज है। मैंने प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा है प्रश्न करने का बोध हो, है ना। तो वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। उदाहरण के तौर पर तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ये हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, क्या, ये क्या शब्द के लगते ही वो प्रश्नवाचक हो गया। मतलब यहाँ पे हम जब किसी से प्रश्न करते हैं वो प्रश्नवाचक हो गया। उसके बाद हम दूसरे में आता है विस्मयादिवाचक। विस्मयादि अर्थात जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव व्यक्त हो। देखिए अचानक से अगर हम कुछ देख लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को देख के हमें घृणा होती है, या फिर कभी कुछ खराब खबर हो तो हमसे तो वो शोक प्रकट होता है, तो उस समय हम विस्मयादिवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर
देखिए यहाँ पे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये क्या है, हमें देख के बहुत पसंद आया कोई चीज़ या दृश्य बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने कहा वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये आपका हो गया विस्मयादिवाचक। उसके बाद आते हैं हम संदेहवाचक। संदेह से ही पता चल रहा है कि कहीं हम कुछ चीज़ के बारे में संदेह कर रहे हैं, वो हो भी सकता है नहीं भी। तो संदेहवाचक में क्या होता है, जिस वाक्य से कार्य के संदेह होने का बोध हो, माने आप संदेह कर रहे हो कि वो हो भी सकता है नहीं भी, तो जिस वाक्य से कार्य के संदेह होने का बोध हो तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, आज वर्षा हो सकती है, मतलब ये संभावना आप कर रहे हो, संभवतः बरसात हो सकती है, आपको पता नहीं, लेकिन लग रहा है आपको आकाश या सब देख के, माहौल देख के लग रहा है कि नहीं हो सकता है, तो आज बरसात हो सकती है। ये हो गया संदेहवाचक। अब दूसरे में नंबर 7वें वाले में आते हैं इच्छावाचक। इच्छा, किसी चीज़ की इच्छा, डिज़ायर। तो यहाँ पे देखिए, हम इच्छावाचक किसे कहते हैं, जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इच्छावाचक। उदाहरण के तौर पर देखिए, तुम्हारा कल्याण हो, मतलब मुझे इच्छा कर रहा है कि मैं किसी को कि मेरे सामने वाले को बोलूं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा अच्छा हो, मैं चाहती हूँ कि उसका अच्छा हो, तो हम क्या बोल सकते हैं उस समय, कि तुम्हारा कल्याण हो। तो ये हो गया इच्छावाचक, हमारी इच्छाएं बोल के ही हमने वो वाक्य कहे हैं। अच्छा, अंतिम जो है 8वां नंबर, वो है संकेतवाचक। अब ये संकेतवाचक किसे कहेंगे, तो जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, अर्थात यहाँ पे आप संकेत मतलब यहाँ पे देखो, उदाहरण के तौर पर, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, तो ये क्या है, संकेत दिया जा रहा है ना। यहाँ पे संकेत बताया जा रहा है कि अगर वो पढ़ेगा तभी तो वो उत्तीर्ण होगा, तो यही संकेत है कि जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, वही पास करेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद। तो चलिए हम अब पढ़ेंगे वाक्य के दूसरे रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कितने हैं, उसके बाद वाक्य के भेद के बारे में। तो वाक्य के भेद के बारे में हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही मुख्य क्रिया हो, तो वो हो जाएगा आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होगा, एक विधेय रहेगा और एक ही क्रिया रहेगा, ठीक है, मुख्य क्रिया रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा सरल वाक्य। उदाहरण के तौर पर देखिए, बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। तो देखिए, यहाँ पे उद्देश्य एक है, विधेय एक है और क्रिया भी एक है, तो ये आपका हो गया सरल वाक्य। अब हम दूसरे पे आते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त से ही पता चल रहा है योजक की बात कही जा रही है, जुड़ने की बात कही जा रही है। तो संयुक्त में देखिए, संयुक्त वाक्य में ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो। तो देखिए, यहाँ पे एक वाक्य नहीं है, यहाँ पे 2 वाक्य जुड़े होते हैं, तो उसको हम उपवाक्य बोलते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी जो उपवाक्य हैं वो प्रधान हो। जैसे देखिए, मीना बहुत बीमार थी, मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। तो देखिए, यहाँ पे 2 वाक्य है, ठीक है, मीना बहुत बीमार थी, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा है स्कूल नहीं, अतः वह स्कूल नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाक्य दिखाई दे रहा है आप लोग को, लेकिन दोनों ही प्रधान है। मीना बहुत बीमार थी, तो बीमार थी तो क्या, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाई,
तो इसी अतः वह स्कूल नहीं आई। तो यहाँ पे दोनों ही प्रधान वाक्य है, प्रधान ही उपवाक्य है, दोनों का ही सम्मिलन बहुत जरूरी है, तभी ये उपवाक्य पूरा होगा, तभी ये संयुक्त वाक्य होगा। अब तीसरे में आते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र मतलब भी देखिए यहाँ पे मिश्रण के बारे में पता चल रहा है। तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हो, परंतु बहुत बड़ी बात है उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा जो है उस पर आश्रित हो। देखिए यहाँ पे दो वाक्य होंगे, माने यहाँ पे ये जो हम वाक्य जो पढ़ रहे हैं इसमें दो उपवाक्य है, लेकिन पहला वाक्य जो होगा, पहला हो या दूसरा हो, एक वाक्य जो होगा वो प्रधान होगा और दूसरा जो होगा वाक्य वो उस पर आश्रित होगा, डिपेंडेड होगा। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर प्रधानाचार्य ने कहा कल छुट्टी रहेगी, तो प्रधानाचार्य ने कहा, ये एक वाक्य हो गया। कल छुट्टी रहेगी, ये भी एक वाक्य हो गया। तो दोनों को, तो ये दोनों ये उपवाक्य मिलाकर ये एक पूरा एक वाक्य हो गया। तो देखिए प्रधानाचार्य ने कहा कल छुट्टी रहेगी, तो अर्थात यहाँ पे प्रधानाचार्य ने कहा, क्या कहा? कल छुट्टी रहेगी। मतलब यहाँ पे एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। अगर एक वाक्य कहकर अगर आप चुप हो जाओ तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो उसके साथ हमें दूसरा वाक्य जोड़ना ही पड़ेगा, मतलब आश्रित रहेगा। तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। तो देखिए यहाँ पे रचना के आधार पर तीन प्रकार के भेदों के बारे में बताया गया है। पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा वाक्य के बारे में। धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.